चलिएगा, अब देखो ये वैसे मैंने आपको पढ़ा दिए थे, सजातीय स्वर या सवर्ण किसे कहते हैं, जो समान स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे आपको दीर्घ स्वर कल या परसों पढ़ाए होंगे, दीर्घ स्वर में बताया होगा दीर्घ स्वर बन कैसे रहे थे, तो आपने बताया था कि आ और आ माने समान स्वरों के मेल से, ई और ई समान स्वरों के मेल से, छोटा ऊ और छोटा ऊ, तो ये सभी कैसे हैं, समान स्वर हैं। तो जब समान स्वरों के मेल से जब कोई नया स्वर बनता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसे कहते हैं सजातीय स्वर या इसे कहते हैं सवर्ण। और यदि इनसे अलग अलग हैं और इनसे अलग अलग हैं, जैसे माना छोटे आ के साथ में छोटी ई जोड़ दो, ठीक है, छोटे आ के साथ में ए जोड़ दो और छोटे आ के साथ में ऊ जोड़ दें और छोटे आ के साथ में ओ जोड़ दें, तो अब देखो ये सभी इनकी सबकी बनावट जो है अलग अलग हो गई चारों की। तो ये तो सजातीय थे, तो ये कौन बन जाएंगे, ये विजातीय बन जाते हैं, या इनको हम विवर्ण भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं, विवर्ण, मतलब एक जैसे वर्ण के नहीं हैं। तो आपसे पूछे इनको हम दीर्घ मात्रिक भी कह सकते हैं, दीर्घ मात्रिक मतलब बड़ी मात्रा लगेंगी सबकी दो दो, और यहां से जो बनाएंगे आई ए आई ओ औ, ये भी हमारे कैसे, ये आपके विजातीय और ये अपने सजातीय स्वर बन जाते हैं। ठीक है, तो दीर्घ मात्रिक कह लो, हालांकि दीर्घ मात्रिक में दोनों आएंगे, दीर्घ मात्रिक में ये भी आएंगे, दीर्घ मात्रिक में ये भी आएंगे। ठीक है, लेकिन ये सवर्ण है दीर्घ मात्रिक में और ये दीर्घ मात्रिक में कैसे, विवर्ण या विजातीय हैं। ये बात याद रखेंगे, वैसे कल हम लोग पढ़ चुके थे। अगली बात देखो, अगली बात देखें, यहां पे चलते हैं, विजातीय विवर्ण की बात हो गई। नेक्स्ट पे आओ, संयुक्त स्वर, ये पढ़ा दिए थे। संयुक्त का मतलब होता है जब दो अलग अलग सोर्स के, मतलब अलग अलग तरह के स्वर लिए उनसे मिलाकर के आपने नया स्वर बना दिया। जैसे छोटा आ बड़ा आ के साथ में छोटी ई बड़ी ई जोड़ी तो क्या बनेगा, ए। ऐसे छोटा आ बड़ा आ के साथ में छोटा ऊ बड़ा ऊ जोड़ा तो क्या बन जाता है, आई। ये हमने बताया था आपको अभी कल परसों, कल ही तो पढ़ रहे थे या परसों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपको वैसे मैंने ये इस तरह से बताया होगा, इसलिए आपको ध्यान नहीं आ रहा। मैंने बताया था छोटा आ के साथ में ई जोड़ते हैं तो ए बनता है, और छोटे आ के साथ में यदि ए जोड़ते हैं तो आप आई बना देते हैं, और छोटे आ के साथ में यदि आप क्या जोड़ दें, छोटा ऊ, तो आप ओ बना देते हैं, और छोटे आ के साथ में यदि हम ओ जोड़ देते हैं तो अपन क्या बना देते, औ। ऐसे बताया होगा, इसलिए हो सकता है आपको याद नहीं आ रहा हो। अब ये क्यों लिखा गया, ये संधि के फॉर्मेट में लिखा है। हम लोग जब संधि पढ़ेंगे, जैसे माना कि आपका ए और आपका ओ, ये आपकी गुण स्वर संधि की पहचान है, मतलब ए की मात्रा और ओ की मात्रा ये हमेशा गुण स्वर संधि में आती हैं। ठीक है, और फिर आप देखेंगे आपकी आई और अपना औ, ये दीर्घ वृद्धि स्वर संधि में आते हैं। किस में आते हैं, ये अपने वृद्धि स्वर संधि में आते हैं। आई और औ की मात्रा जहां लगती है तो ये वहां पे हम समझते हैं कि ये ए कैसे बनता है, तब हम बताते हैं छोटा आ या बड़े आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई जुड़ती है, तब क्या बनता है, ए बनता है। ये संधि का नियम है, आगे बताएंगे। लेकिन अभी तो आप ये याद रखो कि आपसे ये पूछे कि बताएं, हमसे ये पूछे कि बताइएगा कि अपने पास में सजातीय स्वर कितने हैं। अपने से एग्जाम में पूछा बताइएगा कि सजातीय स्वर कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, तो हम बता देंगे सजातीय स्वर अपने पास 3 हैं। 3 का मतलब कौन है, आ ई और ऊ, यही तो है। सवर्ण भी तो कह सकते हैं इनको अपन। आपसे पूछा बताइएगा कि विजातीय स्वर कितने हैं, वो भी कितने हैं, 4 हैं, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ विजातीय स्वर है। इन्हीं को तो कह रहे हैं संयुक्त स्वर। विजातीय स्वर का ही दूसरा नाम क्या है, संयुक्त स्वर। क्यों है, क्योंकि आपने जैसे ए देखा तो आप इसको कैसे बनाते हैं, आ और ई के मेल से। ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग सोर्स के जो स्वर आपस में जुड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, संयुक्त कहते हैं। जैसे ऐसे समझो, हाँ, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ना। अब कौन को जोड़ रहे हैं, जो चीजें अलग अलग हैं। जब दो चीजें अलग अलग सोर्स की हैं, इनको हम जोड़ते हैं तो ये कहलाता है संयुक्त करना। ठीक है, हम इसे संयुक्त नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे हैं, ये एक जैसी हैं इसलिए इनको संयुक्त नहीं कह रहे, एक ही सोर्स की हैं। ये सिर्फ संधि है, जुड़ संधि तो हालांकि इसको भी कहते हैं, वर्णों का मेल है, लेकिन ये समान जाति के इसलिए। तो आपसे पूछे कभी ऐसा प्रश्न आया सजातीय स्वर कितने, 3 बता देंगे, आ ई उ बता देंगे। विजातीय पूछेगा 4, ए आई ओ औ। उन्हीं विजातीय स्वर को दूसरा नाम क्या है, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर कभी पूछे तो बता दो ए आई ओ औ। मतलब ऐसे समझ लो, ये आपका मुकेश खन्ना है, ये शक्तिमान है, कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, चलें आगे। अगली बात देखो,
अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग व्यंजनों की। इसके बाद बात करते हैं व्यंजनों की। हालांकि आपको मैंने वो प्लस स्वर बता दिया था ना, त्रैमात्रिक स्वर शुरू में, 3 जैसी जो संरचना बनाते हैं ना ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि ये अपने तीसरे प्रकार का स्वर माना जाता है। हाँ हाँ, अब स्वरों को एक नाम से और जानते हैं, स्वर को क्या और कहते हैं, अच कहते हैं। ठीक है, स्वर की संख्या बता दी होगी, कब आप 11 आंसर करेंगे, कब हम 10 आंसर करते हैं, ये बता दिया होगा। ठीक है, चलो तो अब यहां से सीधे सीधे हम लोग जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं किसके बारे में, व्यंजन के बारे में, कि व्यंजन क्या है। तो अब जरा सुनिएगा ध्यान से, व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन क्या है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि स्वर को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं। ऐसे ही याद रखेंगे, व्यंजन को हल भी कहा जाता है। व्यंजन को क्या कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। तो जैसे आपने स्वर को अच कह दिया, वैसे ही व्यंजन को क्या कह देते हैं, हल कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। अगली बात देखो, इसका विच्छेद करके देखते हैं, व्यंजन का क्या विच्छेद बनेगा। तो इसका विच्छेद बनेगा वी प्लस अंजन। वी का अर्थ अभी बताया था, वी उपसर्ग है, और जब जब वी कहीं किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है तो अर्थ निकलेगा विशेष। क्या अर्थ निकलेगा, विशेष। और अंजन का अर्थ यहां से याद रखेंगे हम लोग, क्या, उच्चारण या बोलना। मतलब ये वे वर्ण हैं जिनको कुछ विशेष तरीके से उच्चारित किया जाएगा, इसलिए इनको क्या कहा गया है, व्यंजन कहा गया है। स्वर को बताया था कि स्व माने स्वतः, स्वतः, रा का मतलब ध्वनि, वे ध्वनियां जो स्वतः उच्चारित होती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतः उच्चारित मतलब यह है कि कम श्वास वायु खर्च होगी, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वर बोले जाते हैं। ठीक है, ये तो इनकी परिभाषा है। अब देखो व्यंजन की क्या परिभाषा बनेगी। व्यंजन के लिए एक बात याद रखो, पहले स्वर की परिभाषा याद होनी चाहिए व्यंजन को याद करने के लिए। तो स्वर की परिभाषा मैंने अभी बताई कि इनके उच्चारण में कम श्वास वायु खर्च होती है, और जब स्वर को लिखें या पढ़ें तब हमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वर की बात है। तो व्यंजन की क्या बात होगी, तो आप बताएंगे, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जब व्यंजन का उच्चारण किया जाएगा, जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, तो आप बताएंगे कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के, बिना स्वर की सहायता के ना तो आप व्यंजन को लिख सकते हैं, ना तो व्यंजन को हम लिख पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। हालांकि लिख सकते हैं लेकिन फिर वो आधा व्यंजन माना जाएगा, अभी बात करेंगे। ठीक है, और जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो अधिक श्वास वायु खर्च होती है। तब क्या होता है, अधिक श्वास वायु खर्च होती है, ये भी बात याद रखेंगे। अधिक श्वास वायु खर्च होती है किसके कंपेयर में, तो बताएंगे स्वर की तुलना में। स्वर की तुलना में स्वर में कम श्वास वायु खर्च होती है और व्यंजन में ज्यादा श्वास वायु खर्च होती है। अब जरा ये अंतर समझो, अब जरा ये अंतर समझो। जैसे यहां पे लिखा आ और यहां पे लिखा छा, एक मिनट देखो, यहां पे लिखते हैं आ और यहां पे लिखा आपने छ। अब जरा इसको बोल के देखें और इसे बोल के देखें। अ जब बोलेंगे तो कम श्वास वायु खर्च होगी अ, और वही बोल के देखो छ। तो ये अंतर पहले देखो, महसूस करो कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है कि इसके उच्चारण में कम श्वास वायु खर्च हो रही हो और इसमें ज्यादा हो रही हो। ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा तो ऐसे हाथ रख के देखेंगे, खुद महसूस होगा। अ और छ एकदम हवा का झोंका अंदर से ज्यादा आता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्योंकि ये स्वर है। अच्छा, स्वर में हमने अन्य किसी वर्ण का इसमें सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन छा में आवश्यकता कैसे, जरा देखो। क्योंकि छा का जो मूल रूप है वो इस तरह से है, इसके अंत में हमेशा आ ध्वनि आएगी ही आएगी। छ आ आएगा, कोई सा भी व्यंजन बोलो आप, सबके अंत में क्या आएगा, अ आएगा। लेकिन आ ई उ वहां पे तो नहीं आएगा क्योंकि वो खुद ही है स्वर। तो ठीक है, आपने माना कि यहां पे छा के साथ में माना कि ए जोड़ दिया, यहां पे आ हटा करके हमने ए जोड़ दिया, तो अब क्या बन गया, तो छा पे एक ही मात्रा लग जाएगी तो भी स्वर आएगा। मतलब जब कुछ नहीं है तब तो तब इनके साथ में हर हाल में ये होगा आ। जब कोई मात्रा नहीं लगी तो इनके साथ में क्या होगा, आ होगा। तो ये बन गया छ।
हमेशा आ आएगा। अब जरा देखो तो क्या लिखा है, स्वर की सहायता से पढ़े और लिखे जाते हैं और इनके माने व्यंजन के उच्चारण में अधिक श्वास वायु खर्च होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। अब देखो हमसे पूछेगा व्यंजन के प्रकार। अब एग्जाम में पूछेगा, बताइएगा कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार बताएंगे इनके 5 होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जब इनकी संख्या पूछेगा, व्यंजन की संख्या बताओ, तो इनकी संख्या हम लोग 33 बता देते हैं। ठीक है, अब जरा यहां से देखिएगा, परिभाषा हमने ऊपर देख ली। अब इनके जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से, उनके पहले यहां पे नाम लिखते हैं। पहला जो प्रकार है इसका नाम है स्पर्शी व्यंजन। पहला जो प्रकार है इसका नाम है स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन को जरा याद रखें तो इनकी संख्या कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो हम 25 बताएंगे। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब कौन कौन से या कहां से कहां तक होते हैं, तो हम ये बात याद रख लेंगे, ये का से लेके मा तक होते हैं। अब देखना कभी कोई पूछे, एग्जाम में भी आ सकता है या अपना कोई मित्र सहयोगी पूछ सकता है कि यदि आपको शुद्धतम व्यंजन लिखना है, यदि हमें शुद्धतम व्यंजन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें से स्वर हटा देंगे। देखो जैसे माना कि अपने पास लिखा हुआ है का, मान लो, तो ये अभी उतना प्योर या शुद्ध व्यंजन नहीं है। क्यों, ये मिलावट है। क्या मिलावट है बता सकते हैं, इसमें स्वर है, व्यंजन तो है ही है प्लस स्वर है, तो उतना शुद्ध नहीं है। यदि हमें शुद्ध व्यंजन लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, अब आपने हलंत लगा दिया, मतलब क्या हट गया होगा, आ हट गया, आ हट गया माने स्वर हट गया, तो अब कौन बचे, व्यंजन, व्यंजन बचा। तो कभी इस तरह से भी प्रश्न आ जाए या कोई अपना मित्र पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि शुद्धतम व्यंजन लिखने का अपने पास यही तरीका है कि हम उसमें से स्वर हटा देते हैं। तो आप यहां से याद रखेंगे कि अपने पास इनकी संख्या, स्पर्शी की संख्या 25 है, कहां से कहां तक है, का से लेकर मा तक है। दूसरा जो इनका प्रकार पढ़ते हैं, इनका नाम है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या पूछेगा तो इनकी संख्या बता देंगे हम कितनी, 4। होते कौन कौन से हैं, ये हैं या, र, ल और वा, ये अंतस्थ व्यंजन बन गए। और तीसरा जो प्रकार है इसका नाम है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनको कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 है, इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। होते कौन कौन से हैं, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, शा, शा, सा और हा, ये अपने तीनों सा और हा इसमें शामिल हो गए। अब कौन सा है चौथा प्रकार, चौथा प्रकार आता है इसमें अपना द्विगुण व्यंजन। चौथा प्रकार आएगा द्विगुण व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन की कभी संख्या पूछेगा तो 2 बता देंगे, क्योंकि नाम में 2 छिपा है तो इनकी संख्या भी कितनी है, 2 है। कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे डा और ढा, इनके नीचे ये पॉइंट लगेगा, याद रखना। जो का से मा तक आएंगे, जो का से मा तक आएंगे उनमें नहीं लगेगा, अभी बताएंगे सब, डा और ढ। ठीक है, अगला 5वां जो अपना है, 5वां जो है, 5वां बताएंगे आप, इसमें 5वां आ जाएगा संयुक्त व्यंजन। 5वां जो बनेगा कौन सा, संयुक्त व्यंजन। अब जरा देखो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी है, 4 है। ये कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे ये हैं छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ये बन गए 4। ठीक है, हालांकि कुछ किताबों में ये नहीं होगा तो टेंशन मत लेना। ठीक है, 3 भी हो सकता है, वो भी बताएंगे। 3 कब है, जब इन तीनों को गिनते हैं तो 3 बन जाता है, चौथा ये। तो अब जरा इनकी जरा गिनती करें, संख्या देखें तो 5 प्रकार तो मिल गए, 5 प्रकार तो हमने देख लिए जैसा कि ऊपर लिखा है, लेकिन इनकी संख्या क्या 33 हो पाई है, तो संख्या गिन लेते हैं। जैसे ये 25 है, 25 और 4 29, 29 4 33, 33 और 2 35 और 4 39। अपने पास इनकी सबकी संख्या हो गई 39, यानी कि 39। और अपन कह रहे थे कि इनकी संख्या तो कितनी है, 33 है। तो याद रखेंगे कि ये जो 2 लास्ट के व्यंजन है, इनको हम व्यंजन में काउंट नहीं करते हैं। कारण क्या है, अभी बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। जो द्विगुण व्यंजन है इसको हमने हटा दिया है, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। उच्छिप्त का मतलब अलग किया हुआ, हटाया हुआ। थोड़ा सा ध्यान करो, आपको बताया था कि आपके पास कुल वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, 52 है, पता ना, वर्णमाला में तो 52 है। और अब पूछेगा बताओ देवनागरी के हिसाब से कितने वर्ण हैं, तो आप बता रहे थे कि इसमें हमने 4 कम कर दिए हैं। कौन कौन से कम किए थे, तो आप बताएंगे स्रा, ठीक है, री
और ड़ा और ढा, ये 4 कम किए थे कि नहीं? वर्णमाला शुरू में शायद बात किए होंगे आपसे। अब जब ये 4 कम किए हैं तो 2 तो ये वाले कम होगा ना, ये वाले 2, तो इनको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनको हम आज देवनागरी लिपि में नहीं पढ़ते, पुरानी भाषा में पुराने शब्दों में इनका प्रयोग है, ढा और ढा, जिनके नीचे बिंदी लगी होगी। ठीक है, एक तो देखो ये कम कर दिया, इसलिए इसको नहीं गिनते। इसलिए मैंने बताया ना कि हम संयुक्त व्यंजन में कभी कभी कितने संख्या होती? 3। तो वो 3 कैसे है? क्योंकि श्राद्ध देवनागरी में नहीं है तो ये 3 बन जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, री तो आपको स्वर में बताई दी थी, क्यों हटा दी, कारण क्या था? तो आप यहां से देखेंगे कि अब धीरे से ये पूरे 6 कम कर दो। जैसे ये 6 कम करेंगे तो फिर से कहां लौट के पहुंच जाएंगे? 33 पे पहुंचेंगे। तो आपके व्यंजन की संख्या अब अपने पास कितनी हो गई? 33 हो गए। तो कभी पूछेगा व्यंजन कितने? 33 हैं, स्वर कितने? 11 हैं। ठीक है, बाद में की अब इनकी संख्या पूछे, द्विगुण कितने हैं, संयुक्त कितने हैं, ऊष्म या संघर्षी कितने हैं, तो इनकी संख्या हम अलग अलग बताएंगे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या संयुक्त? 4 छत्र। संयुक्त को आप बोलेंगे वैसे तो 4 याद रखो, लेकिन 3 भी याद रखेंगे कि यदि हम देवनागरी के हिसाब से फॉलो करते हैं तो 3 बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे पहले प्रकार की, और पहला प्रकार है अपना कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। बात यह है कि इसका नाम स्पर्शी ही क्यों रखा गया, कुछ और ही रख देते। स्पर्शी रखने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो ये इतने ये स्वर हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाएगा, तब क्या होता है कि हमारी श्वास वायु, दोनों का रहेगा, हमारी श्वास वायु और जीभ, ये मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श करती हैं। श्वास वायु और जीभ क्या करती है? मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श करती हैं। जब ये मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श करती हैं, तो आप बताएंगे कि स्पर्श के साथ में जब भाव की बात करते तो वो स्पर्शी बन जाती है। ऐसे देखो, आपसे यहां से पूछा जाए कि स्पर्शी जो शब्द बना है वो कहां से बना होगा, तो अपना आंसर होगा स्पर्शी शब्द का जो मूल शब्द है वो स्पर्श से बना है। और इसका एक दूसरा पर्यायवाची समझने के लिए बताया जाए तो आप बता सकते हैं छूना। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं इन व्यंजनों का, तो श्वास वायु या जीभ ये मुख के किसी विशेष भाग को क्या करती है? टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? स्पर्शी व्यंजन। अब पूछेगा कि इनको कुल कितने भेद, इनको कितने वर्ग में बांटा गया है? तो वर्ग है 5। ठीक है, और संख्या आप लोग जानते हैं कितनी है? 25 है। ठीक है, और कहां से कहां तक होते हैं तो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं, कहां से मां तक होते हैं। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी बात ये है कि इनकी संख्या तो 25 हो गई। ठीक है, अब ये देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन में चलेगा। देखो, हमें सबसे पहले यहां पे जो याद रखने योग्य बात है, ये आपके एग्जाम में तो आएगी, प्लस यहां से आपकी सारी संधि क्लियर होने वाली है, तो इनको हम लोग ढंग से याद करेंगे। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? यहां पे लिखा जैसे इनके जो वर्ग है, अभी बात कर रहे थे 5 वर्ग में बांटा गया है, और यहां पे बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन की, भाई कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करेंगे इनका उच्चारण स्थल क्या है, क्योंकि उच्चारण स्थल से पता चलेगा श्वास वायु या जीभ कहां पे स्पर्श या टच करती है। तो आपको जैसे कल की बात याद होनी चाहिए कि हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब उच्चारित किया जाता है या कुछ बोला जाता है, तो आपको पता है कि साहब गले के द्वारा क्या होती है? क्या है? अच्छा, अब देखो, यहां से गले से हमारी आवाज उत्पन्न होती है। जैसे गले से आवाज उत्पन्न होती है तो बाद बाकी जीव का काम पता है, तालु का काम पता है, मूर्धा का काम पता है और दांत का काम पता है। ये सब अंग याद है ना, कल या परसों जो बात कर रहे थे। ठीक है, चलेगा। अब जरा यहां पे देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन पूरे स्पर्शी व्यंजनों को 5 वर्ग में बांटा है। इसके क्या क्या नाम है? पहला है का वर्ग, चा वर्ग, का चा टा, का चा टा, ता वर्ग, और अंतिम है पा वर्ग। अब देखो जरा, अपने पास ये तो 5 वर्ग है, ये आपको याद करना है, रटना है, का चा टा ता पा। आपसे पूछेगा स्पर्शी व्यंजन को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 5 में, का चा टा ता पा। ठीक है, का चा टा ता पा, और भूल जाओ तो याद रखो कचोटता प्यार,
आसानी से याद हो जाएगा। आहा, ठीक है। तो का चा टा ता पा याद रख लो, नहीं तो अपने हिसाब से याद रख लो, कचोटता प्यार, ठीक है। लोगों को ज्यादा एकदम तुरंत याद हो जाता है, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। तो अब भाई जैसे हमको याद हो जाए वैसा याद कर लो, सीधी सीधी बात ये है। अब देखिएगा जरा कि हमको आगे के जो व्यंजन है यानी कि स्पर्शी व्यंजन है कैसे याद करने हैं। तो आप याद रखो कि हम इस का को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे का लिखा, का के बाद क्या आएगा, खा, फिर गा, और फिर घा, फिर चा, ड। अभी देखो इन सबको अपन समझेंगे, ठीक है, कैसे कैसे किसका उच्चारण होगा। ये चा, चा के बाद छा, फिर चा छा, फिर जा, और फिर झा, और फिर कौन है, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। अच्छा पहला वाला, मतलब ये है कि बिल्कुल वो वाली मुझे एक बात याद आ गई। एक सरकारी स्कूल था, और सरकारी स्कूल में क्या है भाई, प्राथमिक प्राइमरी लेवल का स्कूल था। अब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा, अब जैसे तैसे करके वो ABCD याद करवा रहा। अब बच्चों को नाम मतलब लिंक करा करा के ऐसे ऐसे याद कर लो। एम को बता रहा कि इनको ऐसे याद करो, ये मौन की अम्मा है, ठीक है। बच्चों को मतलब ऐसे याद करने की कोशिश करा रहा। तो एक दिन क्या हुआ, 4-6 दिन के अंतराल बाद स्कूल में जांच करने के लिए कोई अधिकारी वर्ग के व्यक्ति आए। अच्छा सौभाग्य ऐसा रहा कि उन्होंने एम वगैरह पूछा नहीं। अब बच्चे जो चीज याद रहेगी सो याद रहेगी, ठीक है। अपने भी दिमाग में यही है कि जैसे हमने याद किया वैसे अलग तरीके से याद कर लिया। वो टीचर आए, उन्होंने W लिख दिया। अब बच्चा टेंशन में, अब भूल गया। लेकिन एक को एक बात याद आ गई, मैंने कि सर मैं बताऊं। सर ने कहा बता। सर लग तो बोन की अम्मा रही है लेकिन पैर ऊपर कर दिए हैं। तो क्या है कि चलो ठीक है, हमने देख ही पहचान लिया कम से कम कि ये ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगली बात देखो, तो चा छा जा झा इया। अगला देखें टा, फिर आएगा टा ठा डा ड ढ और ड़। फिर है ता ता था दा धा और ना। फिर है आपका पा वर्ग पा फा बा भा और मा। अब देखो, तो अब देखें अपने पास ये पूरे 25 हो चुके हैं, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो शुद्ध व्यंजन की बात करेंगे। तो सबके साथ क्या लगा देंगे, यहाँ पे हलंत लगा देंगे, ठीक है। तो सबके साथ हलंत लगा देंगे, मतलब ये सभी कैसे हो गए, स्वर रहित हो चुके हैं। ये बात अब हम यहाँ से याद रखेंगे। तो सभी के सभी स्वर रहित हो गए। अब देखो का खा गा घा अंगा की बात करें तो सबसे पहले एक बात समझते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 हो गए, ऐसे में भी 5 है और ऐसे भी 5 है, तो टोटल हो गए 25। ये कितने हो गए, 25 हो गए। हमें पता है स्पर्शी व्यंजन 25 है, ठीक है। ये तो हमें पहले से पता है, गिन लिया और अपन बिल्कुल कंफर्म हो गए। अब दिक्कत वाली बात नहीं, ये 25 है। अब सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो एक नई बात याद रखना है, वो बात याद रखना है कि यहां से क्या किया कि इन 5वें नंबर को ऐसे करके घेरे में पहले घेर लो। ये सिर्फ 5 नंबर वाले को, 5 नंबर वाले को इसलिए घेरे में घेरा है क्योंकि इनकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। इनको समझते हैं, जैसे इनको लिखा ऐसे करके, इसको लिखा ऐसे करके, इसको लिखा ऐसे, और फिर है ना और फिर है मां, ठीक है। यही तो 5 व्यंजन है आपके 5वें नंबर पे। इनको पहला नाम दिया पंचमाक्षर। इनको पहला जो नाम दिया, आपसे कभी एग्जाम में पूछे बताओ पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे इसको पढ़ते हैं अंगा, इसको क्या पढ़ते हैं अंगा, इसको इया अड़ा ना मा। तो हम बताएंगे पंचमाक्षर कौन कौन सा होता है, अंगा इया अड़ा ना मा, ये पंचमाक्षर होते हैं। इन्हीं का एक दूसरा नाम है, इन्हीं को कहते हैं नासिक व्यंजन, इन्हीं को कहते हैं नासिक व्यंजन। अब जरा समझना, पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन क्यों, नासिक व्यंजन क्यों कह रहे हैं या पंचमाक्षर क्यों कह रहे हैं। पंचमाक्षर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गिनती में कौन से नंबर पे आ रहे हैं, 5वें नंबर पे हैं, तो ये पंचमाक्षर बन गए। नासिक व्यंजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका उच्चारण नाक की ध्वनि से किया जाता है, तो ये कौन बन गए, नासिक व्यंजन बन गए। अब जरा देखिएगा, लेकिन एक नियम वर्तमान हिंदी का एक नियम ये कहता है, वर्तमान हिंदी का ये एक नियम कहता है कि हम आजकल पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं, पंचमाक्षर के स्थान पर, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का। जैसे आपने लिखा जैसे 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 अभी एक आध बार हम लोगों ने लिखा होगा
चलो अवश्यम भावी अभी लिखा था, जैसे शब्द लिखा आपने अवश्यम भावी, यदि आप इस शब्द को ऐसे भी लिख दोगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा। अवश्यम भावी, मां के साथ अलंत लगा दिया। अब देखो मां आपका पंचमाक्षर है कि नहीं है बताओ, मां पंचमाक्षर है, तो हम क्या करेंगे, इस पंचमाक्षर को रिप्लेस कर सकते हैं, इस पंचमाक्षर को हम हटा सकते हैं किससे, तो आप यहां पे लिखेंगे अवश्यम ऐसे करके, और ये मां यहाँ पे अंकी बिंदी में बदलेगा, और अब ये जैसा भावी लिखा है ये वैसा भावी बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया अवश्यम भावी। मतलब हम इन सब के स्थान पर क्या कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, और वर्तमान में इसको ही ज्यादा सही माना गया है। तो ये आपके पंचमाक्षर बन गए, नासिक व्यंजन बन गए। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं, चलेगा। अब देखो यहां से, अब थोड़ा सा हम लोग इनका उच्चारण करेंगे का वर्ग का, और ये ध्यान देंगे कि का खा गा घा अंगा बोलते समय जीव का ज्यादा फंक्शन, यानी कि जीव ज्यादा काम करेगी या कहां से ध्वनि उत्पन्न होगी, बोल के देखो। का खा गा घा अंगा, तो जीव काम कर रही है किसी प्रकार का, जीव पे ध्यान दो, जीव क्या कर रही, कहीं टच कर रही है क्या, ऊपर की तरफ जा रही, देखो थोड़ा सा ध्यान दो। का खा गा घा अंगा, ये देखो जीव पहले कहां जा रही है, कहीं टच कर रही है क्या। यदि जीव नहीं टच करेगी तो फिर हम दूसरा रास्ता देखेंगे, क्योंकि प्राथमिकता हमको जीव को देना। वहां लग रही है, लग रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीव आपकी मुख में ऐसी रखी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, फिर से बोलो, ध्यान दो जीव पे, बोलो का खा ग घ अंगा, का ख ग घ अंगा। अब अब उसे पता चल गया ना, हाँ, क्योंकि अब पता चले, हमारा माइंड सेट हो जाता है। कहीं जैसे मानो कोई रास्ता डरावना है और कोई मोड़ वगैरह टर्न आए, अरे वहां भूत रहता है, अपन 2-4 बार पहले निकल गए, अपने को कोई डर नहीं लगा, लेकिन बाद में कहते भूत रहते, अरे यहाँ तो डर लगता है, तो वो दिमाग का हमारा वैसे ही सेट हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जैसे का खा गा घा अंगा बोलेंगे तो जीभ हमारी मुख में ऐसी रखी रहेगी, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा उस पर। और लगे तो आप आराम से घर पे बोल के देखना, लेकिन घर पे जब अभ्यास करो दरवाजे बंद कर लेना, कारण घर वाले कहेंगे इनको हमने ऐसा ही पटवारी के लिए भेजा था, ये चक्कर में पड़ गए ओलम के। ठीक है, तो ये मतलब इन सब बातों से समझ में आता है कि साहब के पृथ्वी वास्तव में गोल है। इतनी जल्दी घूम के फिर हम वो पहली दूसरी क्लास का अनुभव ले रहे हैं, चपटी। चलिएगा, अब देखो तो आप बताएंगे का खा गा घा अंगा का जो उच्चारण स्थल है वो गले से ही उत्पन्न होता है, इसे आप कंठ कह सकते हैं। तो का वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ है। तो कैसे याद रखोगे, का से कंठ, का से कंठ माने का वर्ग में जितने भी आएंगे वो सब गले से बोले जाएंगे, का खा गा घा अंगा। अब देखो चा वर्ग, अब जैसे आपने चा बोला तो ध्यान दो कि जब चा को बोलते तो जीभ कहां लग रही है, बोले के देखो चा छा जा झा। अब जीभ पे ध्यान देना बोलते समय, चा छा जा झा एक ही जगह लगेगी, और जी नहीं मुंह में कि ऐसे ऐसा करके घूम रही है ना, एक ही जगह बार बार बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वहीं पे टच करेगी। अब वो टच करेगी कहां पे, तो वो स्थान है तालु या तालव्य। क्या है, तालु या तालब, ऊपर के दांत के पास जाके टच करती है। ठीक है, चा छा जा झा या में नहीं है क्योंकि पंचमाक्षर, इसलिए वहां थोड़ी सी बात बिगड़ेगी। टा वर्ग में बोले के देखो टा ठा डा ढा ड़ा, ये और पीछे जाएगी, बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाती, टा ठा डा ढा ड़ा। इसको कहते हैं मूर्धा, क्योंकि वो सबसे ऊंचा भाग है ना मुख का, तो मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य। ये क्या बन गया, मूर्धन्य। अब अगली बात देखो, ता था दा धा न, ता था दा धा न। अब जैसे ही बोलेंगे तो जीभ दांतों से टकराएगी, और मानो दांत नहीं हो तो जीभ आगे आ जाएगी। इस यही कारण है कि वृद्धावस्था के दौर में कुछ बोलते हैं क्योंकि दांत गिर गए, और कुछ बोलते हैं कुछ निकलता है। याद रखना, हमारी सुंदरता में सबसे अहम भूमिका दांत बहुत निभाते हैं। बाल बाल तो दिख रहे हैं ना, इसलिए जो चीज दिख रही है उनको तो सीधा सीधा क्रेडिट मिल ही जाता है। जो चीज बेचारे नीम का पत्थर बने हुए हैं,
वो नहीं दिख रहे, उनको अपन क्या बाहर लाने की कोशिश करते हैं कि साहब इनका भी बड़ा अहम रोल है। तो ता था दा धा जैसे बोलेंगे तो जीव कहां लगती है, दांत पे लगती है, तो ये सभी के सभी क्या बन जाते हैं, दंते बन जाते, दंते, इनका उच्चारण स्थल क्या बना, दंते। और जैसे पा फा बा भा मा बोला, पा फा बा भा मा, तो जीव से ज्यादा फंक्शन ओठ करते हैं, ओष्ठ करते हैं, तो इनका उच्चारण स्थल क्या बन जाता है, ओष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओष्ठ बन जाता है। तो अब देखो आपसे पूछेगा बताओ का वर्ग के वर्णों का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से। फिर पूछेगा चा वर्ग के वर्णों का कहां से, तालु से, ठीक है, टा का मूर्धा से, और ता का दंत से, पा का ओष्ठ से। अब एक और बात समझो कि यदि आप भूल जाते हैं तो कैसे कैसे याद रखोगे, तो पहले याद रखो कि शुरुआत में केटीएम याद रखो, कंठ, तालु और मूर्धा, एक सीक्वेंस में याद बना रहेगा। काचा टाता पा आपने याद कर लिए, काचा टाता पा के साथ में भी ऐसे लिख दोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। कैसे, का से कंठ, फिर आपका तालु और फिर मूर्धा, और फिर ये तो ता बोलोगे तो जीभ सीधी दांत पे लगेगी, ठीक है, और ये है ही पा ओष्ठ। अब एक और प्रश्न बताओ, एक प्रश्न ये बताएंगे कि एक ऐसा बालक है जिसकी उम्र 8-10 साल मान लो कितनी भी है, और इसके बचपन से होठ कटे हुए आए हैं। अब इसके बालक के बचपन से होठ कटे हुए आए हैं, ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके होठ कटे होते हैं नीचे वगैरह के, तो वो इन 25 में से कौन से व्यंजन वर्णों का सटीक उच्चारण नहीं कर पाते, कौन से वर्ग का नहीं कर पाएंगे, पा वर्ग का नहीं कर पाएंगे, यानी कि जिनका उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ से होता है। अब भाई उनके क्योंकि बचपन से होठ कटे हुए तो सही तरीके से ग्रिप नहीं बन पाती बोलने में, ठीक है, तो वो बच्चे कौन से नहीं बोल पाएंगे, पा वर्ग के नहीं बोल पाएंगे। जिनके दांत गड़बड़ है वो ता में दिक्कत आई, ठीक है। अब ऐसे एक जोक भी खूब चला था कि एक एक्ट्रेस है आपकी, क्या नाम है, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट आज ऐसा क्या करके आई है कि अपने पापा से पापा नहीं डैड बोल रही है, आप बताओ, क्या होठ कटे हैं उसके? आलिया भट्ट के होठ कटे हैं, यदि उसके होठ कटे होते तो रन, हाँ जी देखो जी पीएससी का ज्ञान है। हाँ पापा बोलेगी तो पापा बोलने से क्या होठ मिलेंगे, और होठ मिलेंगे तो लिपस्टिक की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ होगी। तो इसलिए आलिया भट्ट पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि पा वर्ग बोलेंगे तो होठ चिपकेंगे, लिपस्टिक बिगड़ेगी। डैड बोल दो, होठ का कोई मेजरमेंट वो नहीं आएगा। डैड बोल के देखो, होठों की कोई मिलान ही नहीं होगा। ठीक है, माँ तो आएगा, मोम वो अंतिम है, वो तो माँ तो पूरा आएगा, माँ पूरा आपका इसी में आता है ना, इसलिए क्योंकि माँ आपका ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ में ही आता है, तो यहां तो भी मिले। इन पांचों को हम जैसे भी बोलेंगे तो होठों का मिलान होगा, तय है। ऊ बोला आपने, ऊ बोलेंगे तो भी होगा, छोटा बोलो, बड़ा बोलो, ओ बोलो, औ बोलो, सब में होठों का मूवमेंट है। जैसे आपने ऊ बोला, ऊ, ठीक है, ऊ, ठीक है। वो टैलेंट पे डिपेंड करता है, चलेगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कहां पे, व्यंजन के बारे में, कि हमारे पास स्पर्शी व्यंजन के कुल कितने वर्ग हैं, 5 हैं, और स्पर्शी वर्ग में कुल कितने व्यंजन रखे गए, 25 रखे गए। अब पूछेगा कि इनका उच्चारण स्थल बताओ, या पूछेगा कि बताओ नासिक व्यंजन किसे कहते हैं, या पंचमाक्षर किसे कहते हैं। तो ये सब बातें हम यहां से याद रखेंगे, नासिक कौन है, पंचमाक्षर कौन है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखी। कल हम लोग बात करेंगे अपने किसके बारे में, अंतस्थ व्यंजन के बारे में, कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और इनकी क्या व्यवस्था है। तो कल इनकी चर्चा होगी। आज इसको यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।